नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज हम बात करेंगे व्हाट हैपन आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन द वीडियो सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के बाद भी कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे। उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया गया, जिसे कहा जाता है अमेंडमेंट एक्ट 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो हम देखते हैं कि इस एक्ट में क्या हुआ। तो इस वीडियो का टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट ने ब्रिटिश कंपनी जो भारत में काम कर रही थी उनके कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को पहले तो अलग किया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको अलाउ किया कि वो कॉमर्शियल अफेयर्स जो है कंपनी के उनको मैनेज करेंगे, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उनको मैनेज करने के लिए एक नई बॉडी बनाई जिसे बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कंपनी की अभी दो कंट्रोल बॉडी बन गई, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले थे, और एक नई बॉडी बनी है पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। दस इट एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. It empowered the Board of Control to supervise and direct all operations of civil and military government or revenue of the British possession in India. इस एक्ट को हम बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं। इसके दो कारण हैं। नंबर वन, जो कंपनी की भारत में जो भी टेरिटरी थी उसको पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। एंड नंबर टू, the British government was given the supreme control over the company's affairs and its administration in India. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद अब हम समझेंगे चार्टर एक्ट 1833. So this act was the final step towards the centralization in British India. It made the Governor General of Bengal as Governor General of India and vested in him all civil and military powers. Thus, the act created for the first time a government of India having authority over entire territorial area possessed by British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के लेजिस्लेटिव पावर को ले लिया गया और सारे लेजिस्लेटिव पावर भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इसका मतलब है कि पूरे ब्रिटिश इंडिया में जो भी लॉ बनेगा वो लॉ भारत के गवर्नर जनरल द्वारा बनाया जाएगा। अर्थात इससे पहले जो भी एक्ट बनते थे उनको रेगुलेशंस कहते थे, लेकिन इसके बाद जो भी लॉ बनेगा उसको एक्ट कहा जाएगा। दिस एक्ट ended the activities of the East India Company as a commercial body, which means the company became a purely administrative body. 1833 के इस चार्टर एक्ट ने सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की और कहा कि कंपनी में किसी भी भारतीय को रोजगार लेने से, कोई भी ऑफिस लेने से या कोई भी ओहदा लेने से रोका नहीं जाएगा। However, this provision was negated after the opposition from the Court of Directors, and hence this provision of this act was not implemented at that time. इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।